गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके पास एक नया क्लास लेकर के आए हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को आगे बढ़ाएंगे, है ना। लास्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने सीख लिया था। आज कुछ हम लोग क्या करेंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली इस बुक में ना वर्ड प्रॉब्लम को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दे रखा है ना। तो इसीलिए हम लोग बुक को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंतिम तक देखना है और कॉपी पेन लेकर के बैठना है और साथ में सॉल्व करते चलना है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हम लोग क्या करेंगे ना। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन 2 है आपके पास। ये कौन सा है क्वेश्चन 2? ये नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.3 का। एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन उन्होंने बोला है। क्या बोला है? क्वेश्चन आपको दिखेगा ऊपर, ठीक है ना। और अगर आपने लास्ट क्लास है, क्या बोला है? क्वेश्चन आपको दिखेगा ऊपर, ठीक है ना। और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं दिखा है तो ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसके पहले वाला क्लास देख सकते हैं जहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या ना कि पूरा उसमें क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्या, सॉल्व करने बोला है उसने कि 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। उन्होंने इन दोनों को सॉल्व करने बोला है। सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद बोला है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करने बोला है। क्या बोला है जी? m फाइंड करिए। कब? जब उन्होंने दिया है y = क्या होता है mx + 3, y = mx + 3 दिया है और बोला है कि क्या करना है, m का वैल्यू को निकालना है। तो आसान है ना, ये दोनों को तो सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर ये कुछ नहीं लिखे ना, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन है तो जो मर्जी आपको मेथड से करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेथड जो आपको आसान लगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आएगी। x और y की वैल्यू आएगी। यहाँ पे x और y का वैल्यू अगर रख देंगे, x और y का वैल्यू रख देंगे तो x और y का वैल्यू रखाने के बाद केवल m रह गया वेरिएबल, है ना। m वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा ना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाई 1 और 2। 1, 2 को सॉल्व करते हैं कैसे? सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन से सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। x या y का वैल्यू निकालेंगे, इसमें डालेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है कि बाई इक्वेशन 1 से चलते हैं। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास क्या है जी, ये है 2x + 3y = 11, ठीक है। देखिए आप चाहो तो एक बार में भी x निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम धीरे धीरे आपके लेवल में होकर चल रहे हैं। हम इस बार क्या कर रहे हैं ना, x का वैल्यू निकाल रहे हैं जी। तो 11 ये प्लस है ना, देखो x निकालना है तो बारी बारी से x को छोड़ के सब को उस तरह भेजना है। सबसे पहले मैं 3y को भेज रहा हूँ, प्लस इधर है, उधर जाएगा -3y। अब यहाँ पे देखो आप x ये मल्टीप्लाई में है, x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये देखो x का वैल्यू निकल गया। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इस x का वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे पुट करेंगे। बाय इक्वेशन 2 से हम लोग देखो चल रहे हैं। क्या है ना कि 2 है यहाँ पे और x के जगह पे ये वैल्यू भरना है, क्योंकि x का वैल्यू हमने इतना निकाला है। तो क्या है x के जगह पर 11 - 3y/2 - 4y = -24, है ना। अब देखिए सॉल्व करना बेहद ही आसान है। ये 2 तो कैंसिल हो गया। हाँ देखिए ये 11 - 3y - 4y, ये हमने ब्रैकेट को हटा दिया, = -24। माइनस माइनस क्या होगा, ऐड होगा। इस 11 को उधर ले चलते हैं तो ये क्या हो गया -7y -3y और -4y। माइनस माइनस ऐड होगा, साइन माइनस का होगा। ये हो गया -24, ये -11, इधर उधर गया ना। अब इधर भी देखिए क्या होगा, माइनस माइनस ऐड होगा तो देखिए एक डालें 25, ये हो जाएगा -35। माइनस माइनस ऐड होगा साइन माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल,
7 5 ज़ा 35। यहाँ से हमने y निकाल लिया। क्या कर लिया जी? y निकाल लिया। यही था ना कि इससे एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे तो वहाँ से एक वेरिएबल निकल जाता है। यहाँ हमारा y निकल गया और इस y का हम इसमें या इक्वेशन 3 में कहीं भी भर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। तो यहाँ पे भरना ज़्यादा आसान होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 3 में भरेंगे y का वैल्यू। इसके बाद हम लोग क्या यहाँ चलें, यहीं चलते हैं। ये बाई इक्वेशन 3 से चल रहे हैं। इक्वेशन 3 से चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y के जगह हमने डाला 5 डिवाइड बाई 2। उधर सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है, अब यहाँ पे आ रहे हैं हम ना। यहाँ के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग। नाउ देखो क्या हो गया? 11, ये कितना हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15। 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस घटेगा -4। ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू -2। जब x और y का वैल्यू निकल जाता है देन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि m का वैल्यू क्या है। तो चलो इस इक्वेशन में डाल देते हैं, है ना। थोड़ा सा एक वर्ड लिख देना, नाउ y के जगह हम लोग नाउ y इज इक्वल टू हमारे पास दिया है ना, एक बार लिख देते हैं mx प्लस 3। तो y के जगह हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू जो हमने निकाला है 5 डालेंगे और m और x के जगह हम लोग वैल्यू डालेंगे -2 इंटू है ना यहाँ पे प्लस 3 और इसको इधर ले आते हैं। तो इसको इधर ले आएंगे तो 5 -3 और इधर हो रहा है -2m। यहाँ से ये हो गया ये क्या हो गया जी? 5 में से थ्रू गया 2 और इधर है आपका ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर ये माइनस को इधर भेजते हैं तो -1 इज इक्वल टू m का वैल्यू क्या आ गया? -1, है ना। बहुत आसान। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्व करना होगा। और एक और इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें यहाँ जो 2 वेरिएबल दिया है ना उसके अलावा एक और कोई वेरिएबल दिया रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ दोनों वेरिएबल का वैल्यू भरेंगे और ये तीसरा वेरिएबल निकल जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप बनाओगे, पहले सॉल्व करना है देन यहाँ पे भरना है, m निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 3, सेम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने दिए हुए हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है तो मैं पहला से ही शुरू कर रहा हूँ। 3 का जो है क्या कर रहा हूँ, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 का फर्स्ट, देखो 3 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखो वर्ड प्रॉब्लम का एक ही नियम है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद जो अननोन है उसको क्या करना है? 2 वेरिएबल में मानना है, पहला को x दूसरा को y। आप कुछ और भी मान सकते हो, ABC, है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन में x और y मानूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के 2 सिचुएशन या 2 इक्वेशन को क्या करना है? बनाना है, दोनों को सॉल्व करना है, अननोन निकल जाएंगे, है ना। चलिए ठीक। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज, क्वेश्चन दिखेगा आपको ऊपर ना। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 2 नंबर का डिफरेंस दिया है 26। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना कि 2 नंबर मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हमने x माना एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हम लोग y मान लेते हैं। अब देखो डिफरेंस का बात कर रहा है तो साथ में ऐसा भी मान सकते हैं कि एंड x से बड़ा है y, मान लेते हैं कि पहला नंबर बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस न बोला है तो डिफरेंस तो हमेशा बड़ा नंबर से छोटा नंबर में होता है। तो इसीलिए हम लोग मान लिए कि ये जो फर्स्ट नंबर है ना वो बड़ा है, ये मान लिए हैं जी। एंड लेट, है ना, एंड ये भी क्या बोल दिए हैं या मान लिए हैं, से लिख सकते हैं या लेट लिख सकते हैं, है ना। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आराम से बनाए हैं। पहला देखो बोला था द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो डिफरेंस मतलब पहला नंबर में से दूसरा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 नंबर का डिफरेंस निकल गया। पहला नंबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकल गया। ये हमारा डिफरेंस x और y के टर्म में, और दिया हुआ है कि 2 नंबर का डिफरेंस 26 है। पहला इक्वेशन रेडी है, हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x या y का वैल्यू निकाल कर रखेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ से x निकाल के रखते हैं, इसको इक्वेशन नहीं लिखेंगे ना, आगे वाले को उधर ले चलते हैं।
माइनस है तो प्लस, ये इक्वेशन 1 बन गया जी, ये इक्वेशन 1 बन गया। नाउ आगे क्या बोल रहा है, क्या बोलो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर फाइंड देम। और बोला है कि वन नंबर जो है ना, ये मान लीजिए कि पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, वन नंबर इज 3 टाइम, पहला नंबर क्या है 3 टाइम्स, पहला नंबर क्या है 3 टाइम है, ये पहला नंबर है 3 टाइम है, हमने बीच में क्या लिखा है इक्वल का साइन, ये 3 टाइम है तो हम लोग उसको 3 टाइम करेंगे, ये 3 टाइम है उसको 3 टाइम करेंगे, तो ये भी 3 टाइम हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये और ये तो पहले से ही 3 टाइम था तो हम उसको 3 टाइम करेंगे तब ना ये और ये बराबर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग इक्वल का साइन दे रहे हैं जी, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू तो निकला ही हुआ है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, है ना। जब कभी ऐसा सीन है ना कि ये 3 टाइम है तो जो 3 टाइम रहेगा ना उसको नहीं करना है, दूसरा को करना है ना, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन दे रहे हैं। अब x का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, x का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, तो बात मेरा बन जाएगा। या यूँ कह लो कि यहाँ से इक्वेशन 1 से जो x का वैल्यू निकला है ना, यही x का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। कैसे डालेंगे, x के जगह पे 26 + y = 3y, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 से हम लोग पुट किए हैं ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 26, इस y को आप उधर ले जाओ तो क्या हो गया आपके पास 26, 3y - y, 3y - y क्या होगा जी 2y, तो ये आपके पास क्या हो गया 13, मतलब 13 आपका y का वैल्यू निकल गया। जब 13 y का वैल्यू निकल गया आप यहाँ पे डालो इक्वेशन 3 में या कहीं पे भी डाल लो या 2 में डाल लो तो आपका x निकल जाएगा। बाई इक्वेशन 2 हम चल रहे हैं, आसान लग रहा है हमको, तो x = 3y है, दिस इज x = 3y, तो 3 और y के जगह हम लोग ये 3y, y के जगह हम लोग 13 डालें तो x = 39 बना। देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो x भी निकल गया और y भी निकल गया, देयरफॉर हम लोग यहाँ चल रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा भैया, x मतलब फर्स्ट नंबर मतलब 39 x का वैल्यू, और सेकंड नंबर का मतलब y, और y का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 13। जब क्वेश्चन बना लेंगे तो एक तो बात तो फाइनल है कि ये कभी गलत होगा नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे पास चेक करने का मेथड अवेलेबल है। देखो तो दोनों नंबर में पहला नंबर बड़ा है ना, दोनों का डिफरेंस मतलब 39 माइनस 13 करोगे तो 26 आएगा ना। दोनों का डिफरेंस, पहला स्टेटमेंट था कि 26 है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 गिवन था, तो पहला नंबर 39 और दूसरा नंबर ये, दोनों का डिफरेंस। और बोला था, दूसरा बात बोला था कि जो सेकंड नंबर है ना, सॉरी जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाला का 3rd टाइम है। देखो 13 का 3 टाइम करोगे तो 39 होगा ना, है ना। पहला नंबर 3 टाइम है कि नहीं, हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो ये पूरा सही बना है, ठीक है ना। ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना है देन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो क्या कहता है ना, वो देखो क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 फाइंड देम। बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल का बात बोला है, तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल बता देते हैं किसको बोलते हैं। दो एंगल का अगर सम, अगर मान लीजिए एंगल 1 है एंगल 2 है, अगर 1 और 2 का सम 180 होता है तो हम लोग बोलते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है, एंगल 1 एंड 2 क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दो एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री कब बोलेंगे, जब दोनों का सम क्या हो 180 हो। ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, अलग अलग भी हो सकते हैं एंगल, मान लो एक अलग हो सकता है एक अलग हो सकता है, ये दोनों को ऐड करने पे भी 180 हो जाए तो भी सप्लीमेंट्री। एक और बात क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, आपका हो सकता है बनाने कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 1 और 2 का सम कितना होगा 90, मतलब अगर दो एंगल का सम, अगर मान लीजिए एंगल 1 है एंगल 2 है, ये दोनों को मिल करके साफ दिख रहा है कि एंगल 1 और 2 अगर 90 हो जाता है तो दैट मीन्स 1 एंड 2 एंगल आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, है ना।
दो एंगल का सम 180 देन सप्लीमेंट्री, और दो एंगल का अगर सम 90 देन कॉम्प्लीमेंट्री। और दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या सप्लीमेंट कहते हैं। अगर दो एंगल का सम 180 हो रहा है तो एक दूसरे के दोनों सप्लीमेंट हैं, और अगर दो एंगल का सम 90 हो रहा है तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ बोला है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सप्लीमेंट्री एंगल बोला है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, तो दो एंगल तो जरूर होगा, तो लेट फर्स्ट एंगल को हम लोग क्या माने, x, एंड सेकंड है ना जी, ये सेकंड नंबर को हमने माना y। अच्छा, जब सप्लीमेंट्री है, पहला तो सिचुएशन मेरे पास ऐसे ही बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, एक इक्वेशन की दोनों का सम करेंगे, सप्लीमेंट्री है तो 180 आएगा, ये इक्वेशन 1 तो बन ही गया। हाँ, अब मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने वाला हूँ, तो x या y का वैल्यू क्या करूँगा, निकाल के रखूँगा। इसको पहला इक्वेशन लेना है ना, x निकल गया। अब अगेन वो लोग क्या बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो लार्जर को भी मान लेते हैं जी, क्योंकि लार्जर बोल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग मान के रखेंगे कि लेट x क्या है, बड़ा है y से। हम लोग को मान के रखना है कि x क्या है, लार्जर है। दोनों में से कोई लार्जर होगा ना, है ना, क्योंकि दो एंगल है, मान लीजिए कि एक 150 डिग्री है, हो सकता है, और दूसरा 30 है, तो इसमें एक लार्जर तो होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लार्जर जो मान रहे हैं, क्या ये x को मान रहे हैं, तो लार्जर जो बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स, जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड माने होता है बढ़ना स्मॉलर से, तो स्मॉलर y है बाई 18, ये लार्जर वाला ये 18 से एक्सीड कर रहा है, ये 18 ज़्यादा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम 18 ज़्यादा कर देंगे, दूसरा को, ये 18 ज़्यादा था, अब उसको 18 ज़्यादा कर दिए, तो ये और ये बराबर हो गया कि नहीं, क्योंकि ये पहले से 18 ज़्यादा था, वो मतलब, तो हम उसको 18 ज़्यादा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, इसलिए बीच में इक्वल का साइन दिए हैं। तो एक इक्वेशन और बन गया। यहाँ से x का वैल्यू जो हमारा जो इक्वेशन 1 में है जो निकला, यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई। ये देखो यार क्या हो गया, यहाँ से इसको क्या करो ना, y को एक साइड लेते हैं, इस y को उधर ले चलो ताकि प्लस आए, इसको इधर लाओ, माइनस हो गया, इधर y और ये इधर गया तो y, है ना। उसके बाद देखिए क्या होगा, हाँ इसको मिटा लेता हूँ। देखिए 110, इधर से 10 गया 70 और 8 गया 162 आ जाएगा जी, और इधर से आ जाएगा 2y, काटिए तो मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास 81 इज इक्वल टू हो गया y क्या निकल गया 81 जब y निकल गया तो इक्वेशन 1 से हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो x भी निकल जाएगा, है ना। तो बाई इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही होता है, एक निकल गया तो दूसरे में भर दो, है ना। तो x निकलेगा x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई है जी, मतलब क्या 180 माइनस वाई की जगह क्या रखना है 81। तो यहाँ से देखो ये क्या निकल गया 9 और ये 99 डिग्री निकला। कहने का मतलब 99 का मतलब हमारे पास बोला था कि दो एंगल ना, तो चलिए पहला एंगल कितना निकला, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x था, x का मतलब क्या, x का मतलब ये ना 99 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल जो निकला वो 81। क्या है जी सेकेंड एंगल 81। मैं बोला हूँ ना कि ये क्वेश्चन कभी भी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि चेक करने हम जानते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। देखो बोला है कैसे चेक करेंगे कि सप्लीमेंट्री है तो दोनों को ऐड करने पे पहला काम की 180 होना चाहिए। देख लो यार हो रहा है कि नहीं, आप देखिए 9 8 17 1 18 हो रहा है ना 180। पहला काम कि दोनों का सम क्या हो गया 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। अब बोला था कि जो पहला वाला एंगल जो है ना फर्स्ट वाला वो 18 ज़्यादा है। देखो तो 19 माइनस 81 करो तो शायद ये 18 आएगा, है ना। मतलब जो पहला वाला 99 है वो 81 से 18 ज़्यादा नहीं है, दूसरा से तो 18 ज़्यादा ही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, है ना। मतलब ये बिल्कुल सही बना है, चेक कर लेंगे, यहीं बन गया था फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल। मैं ऐसे लिखा हूँ ना एंगल हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा लिखते हैं, एंगल बनाते हैं और एस लिख देते हैं, थोड़ा स्टाइल में ऐसे काट देते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा, तो ऐसे लिखते हैं एंगल। हमेशा कभी भी लिखेंगे तो एंगल लिख के ऐसे लिख के,
जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये एंगल लिखा है, ये एंगल है ना, हमेशा कहीं भी मैथ में ऐसे ही एंगल लिखेंगे, ज्योमेट्री में या कहीं भी, है ना, मैथ्स में केवल, और कहीं नहीं। समझ में आया ना। अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ प्रॉब्लम, बस इक्वेशन को बनाना है, बाकी तो सॉल्व करने हम जानते ही हैं। हाँ देखो इसमें 3 नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो लोग। थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है, थर्ड बोल रहा है क्या क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल ऑफ ₹3800 लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फ्रॉम 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। एक बैट और एक बॉल का प्राइस पूछा है, तो ये तो और आसान हो गया जी, ये तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, है ना। तो सबसे पहले एक लेट कॉस्ट ऑफ 1, पहले बैट है कि बॉल है जी, पहले बैट है, तो एक बैट का कॉस्ट 1 बैट इज इक्वल टू हम लोग x मानेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का कॉस्ट को क्या मानेंगे, y रुपीज़, ये रुपीज़ है ना, y रुपीज़ मानेंगे, यहाँ पे भी रुपीज़ लिखा हूँ। अब देखो कितना आसान है, अगर एक बैट का प्राइस पता है हमको तो 4 बैट का प्राइस निकालना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे एक का जब पता होता है यार तो ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखो जैसे कि अगर मान लो कि एक पेन का दाम 10 रुपये था, 4 का पेन अगर निकालना होगा 4 पेन का, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पता नहीं चल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 7 बैट द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल ऑफ 3800, कितना बैट खरीदा है जी, एक बैट का प्राइस है x, तो बैट खरीदा है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस 7 या 7 बैट का प्राइस हो गया, प्लस ऐड करेंगे क्योंकि बैट और बॉल का प्राइस मिला के टोटल प्राइस होगा, है ना। तो एक बॉल का प्राइस y रुपया और ख़रीदा है उन्होंने 6 बॉल, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 बॉल का प्राइस हो गया, 7 बैट और 6 बॉल का प्राइस को ऐड कर दिए, टोटल प्राइस हो गया जो कि हमने निकाला है और दिया हुआ है 3800, है ना। एक इक्वेशन रेडी है। कभी भी इक्वेशन ऐसे ही बनाते हैं, जो एक बार हम बनाएंगे और जो दिया हुआ है दोनों बराबर ही होगा, है ना। अब क्या करना है, यहाँ से x या y का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। चलिए आप क्या कर सकते हैं ना, एक बार में भी आप निकाल सकते हैं यार, एक बार से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, y निकालूंगा इस बार, इसको उधर ले आओ, 3800 माइनस 7x, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, पूरा के साथ डिवाइड में, है ना। अगर आपका अभ्यास हो जाएगा, ना तो सीधे आपको निकालने सीखना है। कैसे वो मैं बता के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी तो करना है ना। तो देखो एक बार निकालने सीखना है, क्या करना है कि अगर हमको y निकालना है तो इसको इधर रखेंगे, इसको पूरा उधर भेज देंगे, तो देखो इधर हो जाएगा 38 माइनस y निकालना तो इसको उधर भेज देंगे 7x, और इधर तो मेरा जो 6y आएगा लास्ट में, तो इस 6 को उधर ही भेज देना है ना। तो एक ही बार भेजने सीखना है, इसको भेजेंगे माइनस में, अगला स्टेप में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चल जाएगा। लेकिन अभी मैं अभ्यास करा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसलिए पूरा लिख के बना रहा हूँ, है ना। ये आपका निकल गया आपके पास क्या, y का वैल्यू, इसको इक्वेशन आप मान लो। बाद में वो क्या करती है कोच, लेटर C बाय 3 बैट एंड 5 बॉल, आगे क्या करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन चलते हैं। 3 बैट खरीदी है तो एक बैट का कॉस्ट हो गया x, तो 3 बैट का क्या हो जाएगा 3x, और 5 बॉल, एक बॉल का y, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 बॉल का निकल गया, 3 बैट और 5 बॉल का कॉस्ट ऐड कर दिए तो टोटल कॉस्ट हो गया, जो कि उन्होंने दिया है कि 1750 में खरीदती है, 1750 में खरीदती है। दूसरा इक्वेशन रेडी है ना। अब दूसरा इक्वेशन रेडी है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे भरूँगा, किसका वैल्यू भरूँगा, तो y का वैल्यू भरूँगा। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ये क्वेश्चन, 3x प्लस 5, y के जगह हम लोग क्या करेंगे जी, 3800 माइनस 7x बाई 6, यहाँ देखो y के जगह हमने भर लिया, इज इक्वल टू 1750। अब क्या करना है, देखो सॉल्व करने के लिए तो एक तरीका है, क्या करना है कि एक तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, एलसीएम लेके और जोड़ें, है ना। अगर हम चाहेंगे तो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6,
वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इससे आसान क्या कर सकते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 को कटाने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। इक्वेशन में हमको पता है कि दोनों साइड कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक नया सिखा रहा हूँ ना, आप तो एलसीएम लेके ऐड कर ही लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिखा रहा हूँ कि सब में ये 6 है, 6 को कटाने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसमें इस पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आसान होगा उससे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18x, हाँ इधर मैं देख रहा हूँ ना। और इसमें जब 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ये 5, बच जाएगा ये 5, ये जाके इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा। तो क्या बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, 2 0 2 0 तो हो ही जाएगा। 8 बचे 40, कैरी 4 हो गया, 5 दिया 15 और 4 क्या हो गया 19, और 5 से 7 में 35x। और उधर भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0, इधर से 6 बचे 30, कैरी 3 और 17 छक्का 102 और 3 105 हो जाएगा जी, 105 कितना हो जाएगा। आप अपने स्टाइल में मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये और ये सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 18 में से 35x प्लस माइनस घटेगा तो 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया आपका 2 में से गया 1 और ये माइनस में है ना। अब ये क्या करेगा 19,000 भी उधर जाएगा, 10,500 10,500 माइनस 19,000 ये भी घटेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 में से नहीं जाएगा 5 तो 10 में से 5 8 है ना, इतना बच गया। वो भी बड़ा प्लस माइनस घटेगा, बड़ा का साइन माइनस में होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल। 17 पचे 85, 7 5 सा 17 5 सा 85 होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मेरे पास निकला, क्या निकला जी 500। अब इस x का वैल्यू यहाँ रखूँगा, y निकलेगा। चलो देखो बाई इक्वेशन 1 से चलते हैं तो y इज इक्वल टू 3800 सॉरी 7 माइनस 5 तो 7 इंटू 500। तो एक ही बार लिख लेते हैं 7 इंटू 500 कितना हो जाएगा 3500 की नेक्स्ट स्टेप कर लूँ, एक कर ही लेता हूँ यार। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू ये देखो ये तो 3500 हो गया तो 38 में से 3800 में से 3500 जाएगा, कितना हो जाएगा 300 और नीचे है आपका 6 है 6 5 30 तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया, y इज इक्वल टू 50 निकल गया। y इज इक्वल टू क्या निकल गया 50। देयरफॉर हम लोग कहेंगे, यहीं पे लिख रहा हूँ ना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट का कॉस्ट कितना, 1 बैट का कॉस्ट x था तो x का मतलब कितना सर 500 है ना। और उसके बाद पता नहीं यहाँ दिखेगा ना दिखेगा, यहीं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ वन बॉल का कॉस्ट y है, y का मतलब कितना 50। यहाँ पे देखना ये आंसर है ना, क्लियर है। एक बॉल का कॉस्ट कितना आ गया, एंड यहाँ पे लगा देते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया। देखो चेक करके भी दिखा देता हूँ यार सही बना है कि नहीं। अगर एक बैट का कॉस्ट 500 है तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7 5 जा 3500, कितना हो जाएगा 3500। एक बॉल का कॉस्ट 50 रुपया है, 50 रुपीज़ है तो 6 का कितना हो जाएगा 6 5 30, 300 रुपये हो जाएगा। और 35 और 300 3800 हो जाएगा। सही है, पहला कंडीशन बोल दिया सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि 7 बैट और 6 बॉल बोला था मिला के 3800। दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वो बोल रहा था कि 3 बैट, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक का 500 था, 3 का कितना हो जाएगा 500 इंटू 3 मतलब कितना 1500, कितना हो गया 1500। एक बॉल का कॉस्ट 50 तो 5 का कितना हो जाएगा 50 इंटू 5 250, दोनों को ऐड कर लो ना तो 1750, जो कि बोल रहा है यहाँ पे कि 3 बैट और 5 बॉल का कॉस्ट 1750 था। यार कभी गलत नहीं होता ऐसा क्वेश्चन, बस आराम से रिलैक्स वे में क्वेश्चन को पढ़िए, इक्वेशन बनाइए, जो मर्जी मेथड से सॉल्व करिए। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है।
आगे चलो, आपको नोट डाउन करना है, समझना है। अगर कुछ बातें ना समझ आए ना क्लियर हो तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना, तो उससे मेरे को पता चलेगा कि मैं कैसा कर पा रहा हूँ, है ना। ठीक, मिटा लेता हूँ, पहले इधर था देन फिर इधर है ना। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखो एक टैक्सी है, वो एक फिक्स चार्ज कर दिया कि जब उसको बुक करोगे ना वो फिक्स चार्ज लेगा, प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से भी लेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं कि लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू, देखो कैसे, हाँ देखो, लेट, क्वेश्चन आपको दिखेगा ऊपर ना, घबराना नहीं है। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, एक्स रुपीज़, एंड पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज फॉर पर किलोमीटर, चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, ईच मतलब 1 किलोमीटर का बोल सकते हैं, 1 ही लिखो तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 1 किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के लिए चार्ज को उसने क्या माना है, वाई रुपीज़, ठीक है, कितना माना, वाई रुपीज़। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो पहला सिचुएशन उन्होंने क्या बोला है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए 105 कोई चार्ज पे कर रहा है ना। तो देखो कैसे पे किया होगा, पहले तो फिक्स चार्ज किया होगा एक्स रुपीज़, और कौन सा पैसा, 1 किलोमीटर का वाई रुपया लेता था, तो 10 किलोमीटर गया है तो 10 इंटू वाई, मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई, फिक्स चार्ज प्लस 10 मीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट, दोनों मिला करके ना कॉस्ट दिया होगा 105। ये पहला इक्वेशन रेडी है। अभी एक्चुअली हम लोग सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ यार, एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो कितना आसान हो रहा है, ये देखो पहला निकल गया। अगेन देखो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, अगेन है ना, ये अगेन उन्होंने क्या बोला है कि फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए 155 लगाया है, मतलब जब 15 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर जाएगा तो कितना, ये तो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो लिया होगा 100 रुपया, प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई रुपीज़, ये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा और ये फिक्स पैसा, दोनों मिला करके वो पे किया होगा, जो कि दिया हुआ है 155 है। देखो इक्वेशन 2 हो गया, आसान है। अब जब इक्वेशन ही बन गया यार, तो एक्स और वाई का निकल जाएगा वैल्यू, सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो मतलब फिक्स चार्ज निकल जाएगा और चार्ज फॉर 1 किलोमीटर भी निकल जाएगा। सॉल्व करिए, एक्स के जगह वैल्यू लगाइए, कितना हो जाएगा, -10y, हाँ, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखो ना यार, हमने एक्स के जगह ये वैल्यू रख ली, एक्स के जगह बाई इक्वेशन 1 से रख लिया वैल्यू 105 माइनस 10y, प्लस था 15y लिख लिया, कहाँ से भैया जी, तो बाई इक्वेशन 1 से हमने किया ऐसा कुछ। अब देखो प्लस माइनस घटेगा और इसको उधर ले चलो, तो इधर तो 5 हो जाएगा, 15 में से 10 गया, बड़ा का साइन, और इधर जाके घटेगा 155 माइनस 105, दिस गिव्स 5 मतलब कितना हो जाएगा, 5 इधर से चला गया, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, और ये 5 10 जा, हाँ, दिस इम्प्लाइज हो गया आपके पास क्या, दिस इम्प्लाइज करेगा कि y इज इक्वल टू 10 निकल गया, y मतलब 10 निकल गया। अब x यहाँ से निकल जाएगा बाई इक्वेशन 1 में, y का वैल्यू डाल देंगे, तो इधर देखिए बाई इक्वेशन 1 से चलते हैं, इक्वेशन 1 से देखिए चलेंगे, ये है मेरे पास इक्वेशन 1, क्या है जी, x 105 और 10 इंटू वाई के जगह हमने y का वैल्यू डाल देना है 10, यही ना, है ना, ये x इज इक्वल टू था यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप, ये हो जाएगा 105 माइनस 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना निकल गया सर, 5 रुपीज़। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि फिक्स चार्ज मतलब x, देयरफॉर हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज तो निकल गया, पहला क्वेश्चन तो यही था, फिक्स चार्ज कितना x का मतलब कितना 5 रुपीज़, है ना, और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज फॉर 1 किलोमीटर या पर किलोमीटर का जो चार्ज y का मतलब 10, कितना 10, ये निकल गया।
और उसके बाद और भी उसने क्वेश्चन पूछा है कि एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई 25 किलोमीटर कॉस्ट ट्रैवल करता है तो कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी बना ही लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। रिक्वायर्ड लिख देने से ना सब बात स्टेटमेंट में समा जाता है। रिक्वायर्ड कॉस्ट मतलब जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन में वही कॉस्ट का बात कर रहे हैं। देखो जब वो रिक्वायर्ड कॉस्ट पे करेगा तो फिक्स चार्ज पहले पे करा होगा, तो फिक्स चार्ज कितना है जी, फिक्स चार्ज 5 रुपये है, वो देगा। पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये लगता है, तो 25 किलोमीटर गया है ना, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से दोनों मिला के ना देगा। तो 5 और इधर से हो गया 250, मतलब कितना 255। एक ही बार लिखूं, आपको दिखे ना दिखे, इधर ही लिख देता हूँ यहाँ पे 255 कितना देगा, 255 रुपया पे करेगा रिक्वायर्ड कॉस्ट 25 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो। हाँ चेक करके दिखाते हैं यार सही बना है कि नहीं। देखो एक आदमी है 10 किलोमीटर गया, 105 पे करेगा, है ना। पहला स्टेटमेंट को मैं चेक करके दिखाता हूँ, इधर देखिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखो कैसे चेक करता हूँ। फिक्स पहले दिया होगा 5 रुपया और 10 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का कितना निकाले हो आप, 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना निकला है सर, 1 किलोमीटर का कॉस्ट 10 रुपया, तो 10 रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, हाँ तो ये हो गया 100 और ये 5, 105 देखो पे करता है पहला वाला सीन में। दूसरा वाला सीन में क्या है कि 155 पे करता है 15 किलोमीटर के हिसाब से, तो 5 रुपया फिक्स और 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 150 और 5 155। देखो दिया है ना कि 15 किलोमीटर में 155 पे करता है, कितना आसान है यार, है ना। है ना। ठीक है एक और क्वेश्चन लेते हैं यार, जल्दी से, पता नहीं। एक क्वेश्चन है आगे, आपका नंबर है 5। और फ्रैक्शन वाला जब कभी क्वेश्चन बने ना, तो देखो मैं बता देता हूँ, चाहे कहीं भी करोगे तुम क्वेश्चन को, तो फ्रैक्शन का मतलब ऐसे होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सीधा मानने की कोशिश करेंगे। न्यूमरेटर को अगर हम लोग बोलेंगे x और डेनोमिनेटर को अगर हम लोग डेनोमिनेटर को अगर y मानेंगे, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा सर, फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बनेगा, है ना। तो हम हमेशा क्वेश्चन में मानेंगे फ्रैक्शन ही सीधा मानेंगे। आपको समझना होगा कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। ये नहीं मानने का जरूरत है, ये बहुत बच्चे लोग 9th 8th क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो देखो अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सीधा हम लोग मान लेते हैं कि लेट फ्रैक्शन, है ना, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या मानेंगे सर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। आपको समझना है कि x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा ही चलते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करने बोला है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करने बोला है। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बिकम जो हो जाता है वो 9/11 के बराबर हो जाता है। 2 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। एक इक्वेशन रेडी है, ठीक ना। देखिए कैसे करेंगे, 11x + 22 ये हो गया 9y + 18। आप y को इधर ले आओ, एक ही बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 नहीं, x से y निकालते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो क्या करते हैं ना कि हम ऐसे करते हैं, 9y + 18 है, इसको उधर ले चलते हैं, और यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे x निकालेंगे, तो 9y माइनस प्लस घटेगा, तो 22 में से 18 गया, कितना हो गया -4, और ये 11 है ना, ये 11 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, क्या में जी, क्या में, डिवाइड में, x का वैल्यू निकल गया। पहला सीन में हमने क्या किया कि x का वैल्यू क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे आगे, फिर क्या बोल रहा है,
If 3 is added to both numerator and denominator, it's become 5/6 according to question। फिर से देखो, ये है आपका फ्रैक्शन x/y। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया। If 3 is added to numerator and denominator both, then fraction become 5/6। 5/6, then find the fraction। भैया x और y निकल जाएगा तो यहाँ और यहाँ वैल्यू रख देंगे तो फ्रैक्शन निकल जाएगा ना। तो बस इसको अब सॉल्व कर दो, और क्या यार, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। कहीं भी अगर डिवाइड में एक डिवाइड मतलब बाई रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाते हैं। 6 ये हो जाएगा आपका कितना सर, 6x प्लस 18, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर से करिए, ये 5y प्लस 15। अब y को, अब x का वैल्यू डालेंगे हम लोग। x का वैल्यू क्या करेंगे, डालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6x की जगह हो जाएगा 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। इस 18 को उधर ले चलते हैं, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, यहीं रखो अभी। 5y प्लस 15 हो गया है ना। तो देखो इस एक तो तरीका है कि मैं क्या कर लूँ, 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सब में हो जाएगा। क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। एलसीएम इस बार लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 11 और 1 का एलसीएम कितना होगा सर, 11 बन जाए 11। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, बस यही वाला चीज़ है। लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ। सॉल्व मतलब क्या, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी। 9 4 9 6 54 माइनस 6 4 जा 24, और 1 से कितना बार में, 11 बार में। तो 11 से 18 में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 18 एकम 18, 18 एकम 18 एक 19। अब क्या हो गया सर, इधर 5y प्लस 15 होगा। अब मैं इधर इसको सॉल्व करूँगा, है ना। देखिए क्या होगा, ये 11 है ना, उधर जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। हाँ देखिए, ये 54y, देखिए ये देखो प्लस माइनस कटेगा तो 8 में से 4 गया, 4 हो गया, और 9 में से 2 गया, हो जाएगा आपका 7 हो गया। ठीक है, 174 बड़ा का साइन, और ये 11 है ना, उधर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55, और 15 में 11 से 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16, 165 हो गया सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। 174 माइनस 165, नंबर को नंबर के साइड इधर मेरे लाने से फ़ायदा क्या हो रहा है ना, देखो फ़ायदा का किस लिए मैं इधर लाया हूँ, ताकि मेरा जो है ना, इधर देखो y को y के साइड ले गए, ताकि मेरा प्लस में आंसर आए। 14 में से 5 गया, 9 हो गया, और ये हो गया आपका 6, बस 9 ही होगा, और यहाँ से y। देयरफॉर 9 निकल गया y का वैल्यू। क्या निकला, y। आसान था थोड़ा, क्रॉस में ये एलसीएम लेकर के ऐड करना थोड़ा दिक्कत था, आराम से सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर x निकल जाएगा ना बाई 3 से, बाई 3 से चलेंगे तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4। तो y के जगह हम लोग वैल्यू ही डाल देते हैं 9, है ना। y के जगह 9 वैल्यू डाल देते हैं, 9 इंटू 9 जो वैल्यू था डाल दिया, और नीचे में है 11। दिस इम्प्लाइज करेगा 9 9 81, 81 में से 4 गया 77 बाई 11, तो ये कितना सर निकल गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया आपका 7। x कितना निकला, 7। जब x 7 निकल गया, देयरफॉर हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख रहा हूँ। देयरफॉर जो फ्रैक्शन होगा x बाई y है। x बाई y का मतलब x है 7, y है 9, तो 7 बाई 9 आंसर हो गया फ्रैक्शन। अगर यहाँ आंसर नहीं दिखा होगा ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ x और y निकलने के बाद। अगर यहाँ नहीं दिखा होगा तो हो सकता है दिख गया होगा, तो कोई बात नहीं। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई वाई। x का वैल्यू कितना है, दोबारा से लिख रहा हूँ ना, 7 बाई 9। चेक करके इसको भी दिखा देते हैं कि सही बना है या नहीं, है ना। देखिए पहले बोला था कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करते हैं, देन फ्रैक्शन बिकम 9 बाई 11। देख लो यार, ये फ्रैक्शन तो है इतना अपना, इन आंसर है। देखो इसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ऊपर नीचे ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, देख लो अपने आप दिख रहा है, 7 9 बाई 11 हो जा रहा है ना। क्या हो जा रहा है, 9 बाई 11 हो जा रहा है। इधर थोड़ा किचकिच हो जा रहा है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया।
दूसरा क्या बोला था, अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में तो 3 यहाँ पे ऐड करोगे न्यूमरेटर में तो 10 हो जाएगा, इधर 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। काट दो 5/6, देन फ्रैक्शन बिकम 5/6, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। ये तो है कि अगर दोनों में 3 ऐड करते हैं फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में देखिए हमने 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड करेंगे तो 7 में 3 ऐड करेंगे 10, इसमें 3 ऐड करेंगे 12, सॉल्व किया देखो 5/6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना खुश रहो एकदम, सारा बना लूँगा कभी गलत नहीं होगा। फ्रैक्शन वाला सारा क्वेश्चन को ऐसे ही आप मानिएगा, फ्रैक्शन बिकम x/y, मानने का जरूरत नहीं है कि न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर x, अंडरस्टूड होता है वो, ठीक ना। आगे चलते हैं, तब मैं रेफर करता हूँ NCERT का एग्जाम्पलर, हाँ उसी से हो जाता है काफ़ी। NCERT देन उसका एग्जाम्पलर बुक आता है NCERT का, कहीं कोई बुक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बड़े मतलब कि आराम से, और कंसेप्ट भी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है 6, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जब कभी भी एज वाला प्रॉब्लम आए तो अलग अलग एज को मानिएगा, फादर का अलग सन का अलग। जैकब उसके सन का एज का बात कर रहा है तो मान लेंगे कि लेट प्रेजेंट एज पूछ रहा होगा शायद, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो ऐसे हम लोग दोनों का प्रेजेंट एज मानेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का जो प्रेजेंट एज है हम लोग मान लिए कि x ईयर है, कितना है जी, x ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब के सन का एज मान रहे हैं y ईयर्स। हाँ अब देखो 5 years hence बोल रहा है, मतलब 5 साल के बाद। सर जी अगर अभी आपका एज अगर 10 ईयर है, 5 साल के बाद अगर पूछूं कि 5 ईयर के बाद आपका एज क्या होगा, तो 5 साल ऐड ना करिएगा, बताइएगा ना 15। और यही पूछता कि 2 साल पहले कितना होगा, तो 2 साल पहले क्या करते, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो बताते कि 8 ईयर। कभी भी बाद का एज निकालना होता है तो ऐड करते हैं प्रेजेंट एज में, कभी भी बिफोर पहले का एज बताना होता है तो प्रेजेंट एज से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। तो एक ही बार हम लोग चलेंगे, 2 बार करने की जरूरत नहीं है कि लिखेंगे कि 5 साल के बाद एज कितना होगा या कुछ ऐसा नहीं, सीधा क्वेश्चन पे हिट करेंगे हम। देखिए क्या बोल रहा है, 5 years hence, तो 5 years hence दोनों का मैं एज निकाल लेता हूँ। 5 years hence का मतलब 5 साल बाद, अभी एज कितना है x, तो जैकब का एज 5 ईयर के बाद कितना होगा, 5 ऐड कर देंगे और इक्वल का साइन बीच में ले लगाते हैं, और उसका सन का जो एज है अभी y है प्रेजेंट एज, 5 साल के बाद तो इतना एज होगा 5 ईयर के बाद। स्टेटमेंट बोल रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम, जैकब का एज 5 साल के बाद, उसके सन का एज, जैकब का एज 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। बीच में हमने इक्वल का साइन लगाया है, जैकब 3 टाइम हो रहा है तो इक्वल करने के लिए उसके सन को 3 टाइम कर देंगे, क्योंकि 3 गुना छोटा था तो इसको 3 गुना कर दिया, तब बराबर हो जाएगा ना दोनों का एज। पहला इक्वेशन रेडी है, ये 3y 3 5 ज़ा 15 हो गया, और इस -5 को उधर ले लो यार, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ये इक्वेशन 1 रेडी है। x का वैल्यू निकल गया, एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इसीलिए x निकाल रहे हैं, है ना। आगे बोल रहा है कि 5 year ago मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले देखो कैसे 5 year ago निकाल लेते हैं। ये जैकब का एज 5 ईयर पहले 5 घटा लिए, अभी जितना एज था उससे 5 घटा लिए, उसका सन का एज 5 है, तो 5 year ago मतलब 5 साल पहले कितना होगा, माइनस कर लिए 5 साल पहले का एज हो गया, दोनों का 5 साल पहले का एज का हम लिख लिए हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हैं। जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जैकब का एज 5 साल पहले और ये उसके सन का एज ये 7 टाइम था, जैकब 7 टाइम था 5 साल पहले, तो हमने क्या करना है, उसके सन को क्या करना है 7 टाइम कर देना है। ये भी इक्वेशन रेडी है, ठीक है। अब चलिए बस सॉल्व कर दो यार, और क्या, x माइनस 5 इज 7y माइनस 35, दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं ना, x का वैल्यू लगा लो, क्या लगाओगे, x की जगह 3y प्लस 10 माइनस 5, देख लो x की जगह हमने केवल वैल्यू डाला है, यह है 7y माइनस 35, ये कहाँ से किए हैं, बाय इक्वेशन 1 से किए हैं। सॉल्व करिए आप, y को y साइड, मतलब इसको हम उधर ले चल रहे हैं ताकि मेरा प्लस में है और कोई बड़ा बात नहीं है। 10 में से 5 गया 5,
और इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ना, 7y है, इस 3y को उधर ले चलो तो 7y माइनस 3y सर कितना होगा, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 4y। हाँ कितना हुआ, y इज इक्वल टू 10 हो गया। ये सारे इम्प्लाइज है ना, y इज इक्वल टू कितना आया सर, 10 आया। अब y का वैल्यू यहाँ पे डालोगे इक्वेशन 1 में तो x निकल जाएगा। बाई इक्वेशन 1 से चलेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3, y के जगह हमने वैल्यू डाल देना है। देखिए कितना हो गया, x इज इक्वल टू 30, 10 दिया 30 और 10 40, एक ही बार लिख देते हैं ना, 40, 10 दिया 30 और 10 40, कितना हो गया सर, 40 ईयर हो गया। तो मेरे पास प्रेजेंट एज दोनों का निकल गया कि नहीं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का प्रेजेंट एज x मतलब कितना हो गया सर, प्रेजेंट एज मतलब जैकब का यहाँ निकला है 40 ईयर्स, y 4 ईयर ना। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन का एज कितना निकला है, y का मतलब 10 ईयर्स है। आसान है कितना, देख लो आप। मैं बोला कि चेक करके भी दिखा सकता हूँ, यहाँ तो आप समझ लिए कि कैसे हुआ है ना। तो कभी भी प्रेजेंट एज दिया है ना, पहले का एज निकालना है तो घटाना है और आगे का एज निकालना है तो ऐड करना है ना। देखिए चेक करके भी दिखा देता हूँ कि बिल्कुल सही बना है। देखिए क्या बोला है कि 5 साल बाद, अभी एज कितना है जैकब का 40, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा 45। अभी इसका सन कितना है, 10 का है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, 5 ऐड कर लेंगे। जैकब 3 टाइम था, देखो 15 का 3 टाइम 45 होता है कि नहीं, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं। अब चलिए दूसरा, 5 साल पहले, अभी कितना है सर ये 5 साल पहले, अभी कितना 40 क्या है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 5 साल घटा देंगे, 40 - 5 35। अभी ये 10 साल का है, 5 साल पहले उसका बच्चा हो जाएगा 5 ईयर का। देखो 7 टाइम है कि नहीं, 5 × 7 होता है, 5 का 7 गुना है ना जैकब। ऐसे करके बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमने लगभग सारे को कर लिया सारे क्वेश्चन। एक्चुअली एनसीईआरटी है ना, टेक्स्ट बुक है, मतलब एक्चुअली ये टीचरों के लिए बुक होता है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन करा लिया। अब इससे रिलेटेड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। इसी के साथ आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।